डियर फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम शामिल किए हैं इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन पोल माउंटेड सबस्टेशन आज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA गाइडलाइंस। इसका बेसिक कंसेप्ट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेजेस एंड हाउ टू मेंटेन इट प्रैक्टिकली, ये सारे चीज़ों के ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत आसान हो गया है आजकल की टाइम पे स्टडी सिनेरियोज में कोई भी चीज़ों को इंटरनेट में एक्सेस करना। बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत है जब आप कोई टेक्निकल स्टडी करते हैं गूगल से या यूट्यूब से। सबसे पहले ऑथेंटिकली आप कंपैरिजन करिए आपका टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक आपकी बैकबोन होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक आपकी प्राइमा फेसी होनी चाहिए। उसके बाद में इंटरनेट है, आपका यूट्यूब है, आपका गूगल है, दीज ऑल आर द सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट्स। तो ये तो मेरे लिए, मैं आप लोगों के लिए मेरा कहना ये उचित होगा कि आप लोग टेक्स्ट बुक को इन डेप्थ स्टडी करिए, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, फैकल्टीज़ को बात को आप बिल्कुल ऐसे सोचिए और समझिए कि वो गुरुद्रोण है और आपको बस कोई ना कोई अर्जुन या फिर एकलव्य बनना है। चलिए दोस्तों, कोई शॉर्टकट नहीं है अपनी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपरेशन करने के लिए। रीड द टेक्स्ट बुक वेरी विगरसली, अटेंड द थ्योरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लास रेगुलरली, देन विल गेट द रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो टॉपिक है, जैसे मैंने बोल रखा हूँ, पोल माउंटेड सबस्टेशन एज पर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी गाइडलाइंस। तो फ्रेंड्स, ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी इज एन in Indian power sector. CEA takes care of the planning regulation where power demand and supply gap has to be regulated. क्योंकि डे बाई डे जब सिविलाइजेशंस का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद में देखा गया कि जो हमारा डिमांड है और जो हमारा जनरेशन है उसके बीच में एक काफ़ी सारा गैप आ जाता है। तो ये कोई भी कंट्री के लिए ये दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए, जो अथॉरिटी इस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा, एंड दैट इज़ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। और इसका सेकंड काम यह है, इट स्पेसिफाई द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स एंड कनेक्टिविटी टू द ग्रिड। ये एक मेरे टेक्निकल पैरामीटर्स है, वो एक टेक्निकल पैरामीटर सेट किया है कि इस टेक्निकल पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आपका ट्रांसफार्मर, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, जनरेटिंग यूनिट्स अगर आपका डिज़ाइन होगा तो फिर जा कर के ये ग्रिड को कनेक्टिविटी करने के लिए एक कैपेबल बनेगा। और थर्ड है, इट स्पेसिफाई द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्लांट्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन। जो सबसे प्रायोरिटाइज है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस फील्ड में वो है सेफ्टी। हालांकि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ये सब अपनी जगह पे है, परंतु इस चीज़ को कोई एक अथॉरिटी है, जो CEA एक अथॉरिटी है, कोई भी लाइसेंस इशू करने से पहले ये थॉरली ये सारे चीज़ को देखता है। और एक छोटी और अहम बात है, CEA constituted under sections 3(1) of Electricity Supply Act 1948, which has been superseded by the section 71 of the Electricity Act 2003. अभी आ जाइए पर्पज ऑफ द पोल माउंटेड सबस्टेशन। Pole mounted substation provide a support for distribution transformers of capacity from 250 to 500 kVA for supplying 3-phase 4-wire 415 volt connections for small industries and commercial loads such as hospitals, schools, blocks of flats of load more than 7.5 किलोवाट। 7.5 किलोवाट तक सिंगल फेज लोड होता है, वो जब जैसे ही क्रॉस कर जाता है तो फिर 3 फेज कनेक्शंस लेना पड़ता है। और पोल माउंटेड सबस्टेशन का एक प्राइमा फेसी है
It provides the power supply to the 230 volt single phase consumers with any one phase and neutral. So they will get the exact 230 volt plus minus 10% variation of supply voltage. और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें एक लोड एक बैलेंस होता है. सपोज आपका 300 एम्पियर का कोई एक सिस्टम से उसमें 300 एम्पियर फॉर फेज होना चाहिए और कम से कम कोशिश करना चाहिए कि न्यूट्रल में करंट नॉर्मली 0 या फिर 10 to 15 एम्पियर का डिफरेंसेस रहे. इसके लिए लोड बैलेंसिंग किया जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर इसमें इंस्टॉल होता है वो होता है DYN11. हम आगे की सीरीज में कभी हम डिस्कशंस करेंगे. प्राइमरी डेल्टा होता है, सेकेंडरी साइड स्टार होता है विथ वन डेडिकेटेड ग्राउंडेड न्यूट्रल, फिर तब जा करके ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बनता है. अब आइएगा इसकी लोकेशंस. ये जो पोल माउंटेड सब्सटेशंस के लोकेशंस किस किस जगह पे डिसाइड होता है. It is the most common type of the outdoor type of substations designed by the DISCOMs. DISCOMs होता है distribution companies and the power department conveniently at its load center. जब एक कोई सिटी को, जब आप एक कोई विलेज को, जब आपको कोई एक सप्लाई देना है, हम लोग पहले काउंट करते हैं इसकी नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितना है, नंबर ऑफ कंज्यूमर कितना है, और हर एक कंज्यूमर का लोड हम लोग डिसाइड करते हैं. क्योंकि एवरेज एक मतलब रेसिडेंशियल एरिया में हम ये मान के चलते हैं कि 5 किलोवाट की लोड एक घर में होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से नंबर ऑफ रेसिडेंट्स वो हम लोग काउंट कर लेते हैं. उसी हिसाब से जो ये जो मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है वो हमारा कॉन्फ़िगर किया जाता है. उस हिसाब से लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स का वो डिसाइड होता है. फिर उसके बाद में कंज्यूमर्स की लोड के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं. ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंगली स्विचिंग एलिमेंट भी डिसाइड होता है. नॉर्मली सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर DT स्टैंड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अप टू 25 kVA है. आप लोग कभी कभी देखे होंगे एक ही पोल के ऊपर में एक ऐसे ही एक यूनिट, एक सिंगल फेज यूनिट या 3 फेज यूनिट लगा हुआ है. 25 kVA तक आप एक सिंगल पोल के ऊपर में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं. लेकिन 250 kVA तक आपको डबल पोल स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा. 250 to 500 kVA तक डबल पोल स्ट्रक्चर या फिर होता है 4 पोल स्ट्रक्चर, उसमें 2 to 4 पोल स्ट्रक्चर्स ऑन दिस प्लिंथ. अब आ जाएंगे कंस्ट्रक्शनल फीचर्स. फ्रेंड्स, मैं इसको बहुत सही तरीक़े से नोट डाउन करने के लिए कोशिश किया हूँ. मैं बहुत कम बताऊंगा, लेकिन इसमें जो चीज़ें लिखा हुआ है आप उसको क्लिप्स लेके आप उसको आराम से पढ़ के आप उसको याद रख सकते हैं. क्योंकि ये जो थियोरेटिकल पार्ट्स है, थियोरेटिकल पार्ट्स में ये वो चीज़ें का काफ़ी मैंने उसमें ज़्यादा वैल्यू रखता है. द 2 पोल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ द पोल्स विद द चैनल्स एंड एसोसिएटेड एक्सेसरीज क्रिएटिंग द एच टाइप ऑफ पोल कॉन्फ़िगरेशंस टू लोकेट द distribution transformer at certain minimum height from the ground level to meet the ground clearance. सेफ्टी एस्पेक्ट के हिसाब से चाहे आप डबल पोल स्ट्रक्चर यूज करिए, चाहे 4 पोल स्ट्रक्चर यूज करिए, जो एक मिनिमम ग्राउंड लेवल होता है जैसे 1.5 मीटर होता है, वो आपकी ग्राउंड लेवल मेंटेन होनी चाहिए. दिस अरेंजमेंट ऑफ पोल टाइप सबस्टेशंस नीड्स अबाउट द 3 मीटर्स इंटू 2 मीटर स्पेस ऑन द ग्राउंड. सराउंडिंग में फेंसिंग होने के लिए 3 से 2 मीटर का 3 meters by 2 meters का स्पेस होता है अराउंड दिस एच पोल स्ट्रक्चर टू लोकेट द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एंड द अदर एक्सेसिबिलिटी. दिस एरिया ऑल्सो टू बी प्रोवाइडेड विद द सुइटेबल फेंसिंग एंड लॉकेबल डोर्स टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स. और उसके नीचे में ग्रेवल्स बिछा होनी चाहिए. ग्रेवल्स का ये दोस्तों ये उसकी रोल है दोस्तों कि जो स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल, जब कोई फॉल्ट होता है स्टेप पोटेंशियल और टच पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए. आगे वाले सीरीज में इसमें और हम सही तरीके से पढ़ेंगे. द स्ट्रक्चर शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड विद द एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस एंड द डेंजर बोर्ड्स. फिर सेकेंड थिंग हो गया, इन केस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर अप टू 25 kVA कैपेसिटी द ट्रांसफार्मर कैन नॉर्मली बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल पोल, जो हमने अभी लास्ट वाली स्लाइड में देखे थे, एट अप्रोप्रिएट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द रोड साइड विच इज नॉट इजीली एक्सेसिबल.
मतलब जो आम आदमी के लिए जो एक्सेसिबल्स नहीं होता है, इसके लिए क्या होता है ना दोस्तों, वो नीचे में वहाँ एक बारबेड वायर का वो इस टाइप की रोल करके स्पाइरल टाइप का लगाया जाता है, उसको बोलते हैं एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, ठीक है। और आप ये वो स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ द पोल माउंटेड सबस्टेशन से ये हम देख सकते हैं। सबसे टॉप में लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल होता है। लाइटनिंग अरेस्टर्स का कोई भी सर्च अगर होता है ड्यूरिंग क्लाउड, ड्यूरिंग थंडर बर्स्ट, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर सबसे टॉप में होता है और ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ होता है। इसमें वो दिखाने के लिए भूल गए हैं शायद, ये उसमें डबल पोल स्ट्रक्चर में 2 अर्थ रहता है और ये प्रिफरेबली प्लेट अर्थिंग को ही प्रिफर किया जाता है। ये हमारा डबल पोल स्ट्रक्चर में 2 अर्थ रहता है और ये लाइटनिंग अरेस्टर डायरेक्टली अर्थ के साथ में कनेक्ट होता है। एक डबल पोल स्ट्रक्चर में 4 अर्थिंग होता है, 2 होता है स्ट्रक्चर के लिए, 2 होता है हमारा ट्रांसफार्मर्स के लिए। फिर ये नेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ये हमारा एक डिस्क इंसुलेटर बाद में ये हो गया हमारा AB स्विच, एयर ब्रेक स्विच। फिर हो गया यहाँ पे हो गया DO स्विच माने वो ड्रॉप आउट स्विच। इतने वो प्राइमरी 11 के भी इतने सिस्टम को कवर करने के बाद में यहाँ पे आके टर्मिनेट होता है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में। फिर वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में 3 फेज 4 OR, ये तीनों फेज है और ये एक न्यूट्रल है। इसके आउटगोइंग चला जाता है OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर, वो तो एक मैंने ऑब्सोलेट वर्जन हो चुका है, आजकल वो एयर सर्किट ब्रेकर यूज होता है। एयर सर्किट ब्रेकर के बाद में HRC फ्यूज यूज होता है, उसके बाद में हमारा डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स जाता है। और ये उसका हो गया दोस्तों सिमिलर स्कीमेटिक डायग्राम का, ये हो गया हमारा विथ सिंबॉलिक डायग्राम। आपको ये इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम में ये चीज़ पूछा जाता है कि आप एक पोल माउंटेड सबस्टेशंस का स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करिए। ये हो गया उसका स्कीमेटिक डायग्राम, ये उसका स्केचुअल डायग्राम। इसमें 11 के भी ओवरहेड लाइन, ये हो गया लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल, फिर है फ्यूज, आइसोलेटिंग स्विच, ये हो गया ट्रांसफार्मर के सिंबल। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सिंबल में ये होता है दोस्तों, इसमें एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल भी दिखा सकते हैं। हाई वोल्टेज की साइड में बड़ा सर्कल लेता है और लो वोल्टेज के साइड में छोटा सर्कल लेता है। नहीं तो आपका इस टाइप का 2 इस टाइप का जिग-जैग करके भी दिखा सकते हैं। इसमें साइज का कोई डिफरेंस नहीं, अगर अपने इक्वल भी कर लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसमें लिखना पड़ता है 11 kV अपॉन 433 वोल्ट। ये हो गया जितने का ट्रांसफार्मर। सपोज आपका 250 kVA का है, 250 kVA का। फिर हो गया LT साइड में SCB या OCB यूज होता है, फिर उसके बाद में 3 फेज 4 AR के डिस्ट्रीब्यूशंस। अब दोस्तों आएंगे व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए पोल माउंटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हम लोगों ने अभी इससे पहले जस्ट पढ़े थे। हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन गियर्स में क्या होता है, गैंग ऑपरेटेड एयर ब्रेक स्विच होता है विथ ड्रॉप आउट HT फ्यूज। पावर ट्रांसफार्मर क्या है, 11 kV 400 वोल्ट 3 फेज 4 AR डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। फिर हो गया LT डिस्ट्रीब्यूशन स्विच गियर, LT SCB और LT HRC फ्यूज, हाई रैप्चर कैपेसिटिंग फ्यूज। फिर हो गया मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेट यूनिट्स फास्टनिंग द एबव। इसमें चाहे वो एंगल्स यूज होता है, चाहे वो चैनल्स यूज होता है, चाहे हमारा GI पाइप यूज होता है, जो हमारा जैसे स्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो होगा। फिर आ गया अर्थिंग एलिमेंट्स। अर्थिंग एलिमेंट दोस्तों ये हो गया प्लेट अर्थिंग। एक डबल पोल स्ट्रक्चर की सबस्टेशंस पोल माउंटेड में 4 प्लेट अर्थिंग होगा, 2 होगा डेडिकेटेड टू द स्ट्रक्चर, 2 होगा डेडिकेटेड टू द ट्रांसफार्मर। ये दोस्तों याद करके रखिएगा। और प्लेट अर्थिंग के बारे में भी हम नेक्स्ट कभी और अच्छी तरीके से और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। आजकल दोस्तों ये हो गया 2 प्लेट अर्थिंग ऐसे कनेक्ट करने के बाद में उसका GI स्ट्रिप्स निकाल दिया जाता है, निकाल के वो एक कॉमन टाइप का वो एक बस बार बनाया जाता है। वो करने से क्या होगा, उसका 2 फायदा है। एक तो वो 2 अर्थिंग पैरेलल होने से रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। सेकेंड थिंग है, अगर बाय चांस किसी भी कारण से अगर आपका एक अर्थिंग आपका मिस हो गया तो आपका दूसरा अर्थिंग उस अर्थ बस को लाइव रखेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। फिर हाउ पोल माउंटेड सबस्टेशन वर्क्स, ये तो बहुत मतलब बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन एक इंटरव्यू के एंगल में दोस्तों आप पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड का रिप्लाई दीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, टाइम बहुत कम होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग। पहले 4-5 मिनट में आपको पता चल जाता है कि इंटरव्यू आपके साइड पे आना है कि नहीं आना है। कोशिश यही करेंगे, दुआ यही करेंगे, ईश्वर से भी प्रार्थना यही करेंगे कि आपके ग्रिप में
बोर्ड आ जाए। एक बार इंटरव्यू बोर्ड को आपने अपने ग्रिप में ले आया, वो लाने के लिए आपको वर्ड टू वर्ड, सेंटेंस टू सेंटेंस, टाइम टू टाइम, नेक टू नेक आपको रिप्लाई देना है। मैं जस्ट अभी उसको यही चीज़ बोलने वाला हूँ। द 11 kV लाइन इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग 11 kV बाई 400 वोल्ट थ्रू गैंग आइसोलेटर एंड फ्यूजेस। गैंग आइसोलेटर क्यों होता है दोस्तों? वो सबसे नीचे में वो वहाँ एक हैंडल एक लगा रहता है, उसको गैंग मतलब उसको फिजिकली आप उसको हैंड ग्लोव्स पहन करके, हाई टेंशन साइड का HT ग्लोव्स पहन करके उसको ऑन ऑफ किया जाता है। द लाइटनिंग अरेस्टर आर इंस्टॉल्ड ऑन द HT साइड टू प्रोटेक्ट द सबस्टेशन फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्रोक्स। इसमें भी ऑप्शन रहता है, एक लाइटनिंग अरेस्टर आपका सबसे टॉप में रहेगा जो आपका पूरा स्ट्रक्चर को सेव करेगा, एक लाइटनिंग अरेस्टर जस्ट आपका इमीडिएटली टू द ट्रांसफार्मर रहेगा। क्योंकि ये जो डबल पोल स्ट्रक्चर में, पोल माउंटेड सबस्टेशन में सबसे अगर कोई कीमती सामान है दोस्तों, वो है आपका पावर ट्रांसफार्मर। कोई भी चीज़ आपका इंसुलेटर टूट जाएगा, गैंग ऑपरेटेड जो स्विच है उसकी कॉन्टैक्ट मिसमैच हो जाएगा, वो सब कुछ बहुत जल्दी हो सकता है। लेकिन एक पावर ट्रांसफार्मर अगर वंस फेलियर हो गया तो फिर वो अरेंजमेंट करने के लिए बहुत दिक्कत होता है। और पोल माउंटेड सबस्टेशंस को बहुत केयरफुली रखते हैं, क्योंकि पोल माउंटेड सबस्टेशन दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंज्यूमर्स। एक पोल माउंटेड सबस्टेशन के पास में फॉल्ट होगा, सारे लोग आकर के इकट्ठा हो जाएगा, कोई आपके ग्रुप को इतना आसानी से काम करने के लिए नहीं देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब उस टाइप का एक मैंने रियोट हो जाएगा या जो भी, लेकिन वो एक सेंसिटिव चीज़ होता है, आपको चैलेंजेस के साथ में पोल माउंटेड सबस्टेशन की काम को हैंडल करना पड़ता है। थर्ड थिंग हो गया, द ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन द वोल्टेज टू 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। फिर हो गया, द एयर सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड ऑन द LT साइड ऑटोमेटिकली आइसोलेट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द कंज्यूमर इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल्ट। फॉल्ट किस तरीके का होगा? या तो एक होगा ओवर करंट, कोई एक फेज में पर्टिकुलरली कुछ लोड ऐसे माने वो बढ़ गया, कोई मैंने विदाउट टेकिंग परमिशंस कोई अपना मैरिज सेरिमनी या कोई उस तरीके का वो एक फंक्शंस करने लगा, वो अपनी 8-10 हैलोजेंस टाइप का वो 400 वाट का LED लगाने के लिए कोशिश कर लिया, तो उसमें हो गया कि ओवर करंट होगा। या तो कोई, क्योंकि ये सब डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जो जाता है वो गांव के अंदर जाता है, या कोई मतलब थिकली पॉपुलेटेड एरिया में जाता है कि जहाँ पे पेड़ वगैरह भी रहता है। आजकल पेड़ कटिंग भी इतनी आसान नहीं है, वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे तो आपका जो उसके ग्रीन ट्रिब्यूनल वाले तुरंत आकर के आपको पकड़ लेंगे। इसीलिए कोई भी इस तरीके का काम करने से पहले, पेड़ कटिंग करने से पहले, you please try to take the appropriate permissions from the appropriate agency, intimate the local police stations, intimate all others जो NGOs होते हैं जो इसमें आपका ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ में काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके आप काम करेंगे। क्योंकि एक तो फॉल्ट होगा, आपका टेंशन वहाँ पे रहेगा, दिमाग आपका वहाँ रहेगा। अगर आपने पेड़ कटिंग करने के लिए बैठ गए, आप तो अच्छे काम करने के लिए पेड़ कटिंग करने के लिए बैठे, कोई अगर एक फ़ोटो क्लिक करके कहीं छोड़ दिया तो फिर गया सब कुछ बिगड़। तो इसीलिए ये तो हालांकि इसके साथ में टच नहीं है, क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस का एक पार्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। अगर कोई एक पेड़ आ करके वो फेस टू अर्थ के ऊपर गिरा, या फिर डबल फेस टू अर्थ के ऊपर गिरा, या फिर आपका GI वायर और फेज के ऊपर गिरा, तो उस तरीके का एक अर्थ फॉल्ट भी होता है। उस तरीके का फॉल्ट के लिए, उस तरीके का फॉल्ट में भी वही होता है कि या तो आपका ये जो HRC फ्यूज जाएगा या आपका AC भी ट्रिप करेगा उस कंडीशंस में। मेंटेनेंस ऑफ पोल माउंटेड सबस्टेशंस, दोस्तों ये एक अहम पार्ट होता है। मैं बार बार बोलता हूँ मेंटेनेंस के बारे में, ये जरूर क्वेश्चन आता है। देखिए, दो टाइप का मेंटेनेंस होता है। एक होता है पीरियडिकल मेंटेनेंस, जो आप ईयरली या क्वार्टरली या फिर 6 मंथली करेंगे। इसमें क्या होता है, क्लीनिंग द डस्ट ऑफ द ऑल डिस्क, पिन एंड पोस्ट टाइप ऑफ इंसुलेटर विद द इंसुलेटर क्लीनिंग एजेंट। हम लोग जो यूज करते हैं इनक्लीन SCN करके आता है, मैं कोई ब्रांड के बारे में नहीं बोलता हूँ, इनक्लीन SCN को हम लोग यूज करते हैं। ये इसका एक फ़ायदा हमको मिला है अभी तक, दैट इज मेनली यूज टू क्लीन एंड सील एंड प्रोटेक्ट द इंसुलेटर्स एंड प्रिवेंटिंग द फ्लैशओवर एंड द इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स, thus सिक्योरिंग द रिलायबल इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये तो बहुत जल्दी क्लीनिंग भी करता है, और उसके बाद में जो हमारा एक्सपीरियंस है कि एक वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मैंने वो बढ़ा भी देता है, और उसमें ये जो मैंने फ्लैशओवर जो होता है तो उस तरीके का ये थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर हो गया पीरियडिकल चेकअप ऑफ द लेवल ऑफ द कंजर्वेटर ऑयल एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल इन द ट्रांसफार्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जो ऑयल कंजर्वेटर होता है, कंजर्वेटर का 1/3 लेवल तक तेल होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रांसफार्मर ऑयल, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ट्रांसफार्मर ऑयल इज नथिंग
देन इट इज़ अ सिंपल मिनरल ऑयल। ठीक है, इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कितनी होती है? फ्रेश ऑयल का 40 kV पर मिलीमीटर होता है, यूज्ड ऑयल का 35 किलोवोल्ट पर मिलीमीटर होता है। तो आप लोगों को मेन चीज़ देखना है, जो ट्रांसफार्मर का कंजर्वेटर की ऑयल की लेवल 1/3 से नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हो गया periodical replacement of silica gel in breather. Normal color of the silica gel is blue. After absorption of moisture it turns into pink. क्योंकि देखिए ये एक आउटडोर पोल माउंटेड सबस्टेशन ट्रांसफार्मर है। इसको जितना आपने आउटडोर के केस में जितना पॉसिबल है उतने पॉसिबल आप सही तरीके से उसको मेंटेन करके रखिए। फिर हो गया टाइटनिंग ऑफ ऑल एसीएसआर कंडक्टर एंड क्लैंप एंड अदर फास्टनिंग एलिमेंट्स। दोस्तों मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, यहाँ देखिए वो जो ट्रांसफार्मर ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर कम होगा इसकी ऑयल फिल्ट्रेशन किया जाता है वंस इन ए ईयर। आप उसकी वैल्यू लेंगे, कहाँ से वैल्यू लेंगे? वहाँ उसकी जो उसकी बॉटम स्लुइस वाल्व से, जो उसकी बटन स्लुइस वाल्व है उसी से ही आप जब सैंपल लेकर के देखेंगे, अगर वो वैल्यू जैसे आपका 25 kV 20 kV तक भी आपका ट्रांसफार्मर चलेगा और आपका नॉर्मल लोड है तो। और पर्टिकुलरली जब एक बार रेनी सीजन चला जाए ना, आप इसको ऑयल को चेक करिए और वहाँ उसकी वैल्यू के हिसाब से फिल्ट्रेशन मशीन होता है। फिल्ट्रेशन मशीन कैसे काम करता है? वैक्यूम में एक फिल्टर यूज होता है जो ट्रांसफार्मर की स्लॉज पार्टिकल्स हो गया या जो डस्ट एंड डार्ट हो गया, क्योंकि जो आपका हीटिंग और कूलिंग में जो आपका इंसुलेटर भी आपका धीरे धीरे मतलब थोड़ा थोड़ा डिटोरिएट होने लगता है, उस पार्ट को आपका फिल्टर हो जाएगा वैक्यूम में। वो हीट करने से क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म होकर के मॉइस्चर पार्ट वो निकल जाएगा। ठीक है, 50 ppm होना चाहिए ऑयल का कंटेंट्स एक आइडियल ट्रांसफार्मर ऑयल में। और एक अच्छा ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर क्या होता है? वो होता है पेल येलो। अब आएंगे कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, या आप कैसे करेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट टूल्स, इसमें क्या क्या जरूरत होगा। जब कोई एक फॉल्ट होगा दोस्तों, आप पहले एक मेगर लाएंगे, एक आर टेस्टर लाएंगे, मल्टीमीटर, डिस्चार्ज रॉड, HT एंड LT हैंड ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट एंड इलेक्ट्रिकल टूल्स, इतने सारे सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब आप आ जाइए, पूरा बिल्कुल पिन पॉइंट बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, कैसे टाइप्स ऑफ फॉल्ट, क्या क्या टाइप्स ऑफ फॉल्ट होता है। द स्पेसिफिक कॉजेस ऑफ द ट्रांसफार्मर फेल्यूर्स कैन ओनली बी ascertained बाय द डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस ऑफ द इंसुलेटिंग ऑयल एंड विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द डैमेज्ड कंपोनेंट ऑफ द फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। दोस्तों जहाँ पे बार बार एक ट्रांसफार्मर को एक जगह से आपने दूसरे जगह लिया, वहाँ पे भी वही फॉल्ट हुआ कि आपको लगा कि यार ट्रांसफार्मर तो नया है बिल्कुल, इस तरीके का फॉल्ट कैसे होता है। उसमें क्या होता है, डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस, एक मैंने वो DG एनालिसिस होता है कि जिसमें हाइड्रोजन परसेंटेज ऑफ गैस को वो देखा जाता है। हालांकि ऐसे 72% हाइड्रोजन गैस निकलता है जब ट्रांसफार्मर ऑयल अपना ऑफ टेम्परेचर तक वो हीट होता है। उसमें हाइड्रोजन के साथ साथ और क्या क्या गैस है उसका पे करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए एक डिजॉल्व्ड गैस एनालिसिस होता है। और उसकी विजुअल इंस्पेक्शन, ये तो आपको पता ही है कैसे क्या करना है। However, based on the observations and the experience, it is conducted that frequent failures 50 kVA, 100 kVA, 200 kVA के ट्रांसफार्मर में क्यों होता है? यूज ऑफ ओवरसाइज्ड कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर साइज्ड ऑफ फ्यूज वायर। दोस्तों ये बहुत होता है, जल्दी जल्दी में हम लोग फॉल्ट को रिस्टोरेशन के बाद में जो फ्यूज वायर बांधते हैं, हमारा कितना अच्छा भी अच्छा जो टेक्नीशियंस है वो इतनी फेडअप हो जाता है, सर कुछ भी करके बस सर चला लीजिए, वो अपना प्रॉपर साइज का फ्यूज वायर यूज नहीं करते हैं। उस समय तो आपने सिस्टम को स्विच ऑन करके आ गया, लेकिन बाद में जो फॉल्ट होता है इसके लिए बस यही होता है, यूज ऑफ ओवर साइज्ड कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर साइज्ड ऑफ फ्यूज्ड वायर। ठीक है, और सेकेंड थिंग है प्रोलॉन्ग्ड ओवरलोडिंग एंड अनबैलेंस्ड लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। आपने केयर नहीं लिया, भयानक ओवरलोडिंग है, भयानक अनबैलेंस्ड लोड है, वो बार बार अर्थ फॉल्ट रिले को ट्रिप करा करके सिस्टम को ट्रिप करेगा। और जितने बार आपका सिस्टम का ट्रिपिंग होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव खराब होगा क्या, आपका ACB का कॉन्टैक्ट। सेकेंड आएगा आपका ट्रांसफार्मर, इसीलिए फ्रीक्वेंट ट्रिपिंग को अवॉइड करिए। थर्ड हो गया यूज ऑफ बैड क्वालिटी ऑफ स्पेयर्स एंड बैड वर्कमैनशिप। क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करिए। आजकल मार्केट में सोचना समझने के लिए कोई ज़्यादा देर नहीं लगता है। जो आपकी एक्सपीरियंस्ड कॉन्ट्रैक्टर है या जो आपका एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर है वो लोग जान जाते हैं क्या करना है। और फोर्थ थिंग हो गया लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द इंसुलेटिंग ऑयल, जो इससे पहले जस्ट हम लोगों ने डिस्कशंस किए थे। अभी आपका हो गया चेकिंग पॉइंट्स ड्यूरिंग फॉल्ट अटेंडेंस। पहले आप यार्ड को इंस्पेक्ट करेंगे। यार्ड को इंस्पेक्ट करने में क्या होता है, अलार्म्स। अगर किसी भी यार्ड में
आपका अलार्म्स हो गया, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वो एक मार्शलिंग बॉक्स होता है, वो ट्रांसफार्मर में यूज होता है। हालांकि वो 1000 kVA के ऊपर यूज होता है, लेकिन आप उसको ये जान के रखना चाहिए कि अगर अलार्म अगर आया तो वो किस तरीके का अलार्म आया है, WTI अलार्म या OTI अलार्म। WTI होता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, OTI होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है। सेकेंड थिंग आ जाए कॉट और रिमूव्ड ग्राउंड ग्रिड। कभी कभी क्या होता है ना, कोई एक अर्थ का वो जो GI स्ट्रिप उसका वो कट जाता है, आपको वो चेक करना है। फिर हो गया थर्ड हो गया सिक्योरिटी गेट्स इंटरलॉक बिटवीन दिस कंट्रोल रूम एंड डोर। आप पहले उस पोल माउंटेड सबस्टेशंस की डोर्स को खोलते ही सिस्टम ट्रिप हो जाना चाहिए। अगर आपने एक्सीडेंटली खोल लिया तो, अगर आपने शटडाउन के साथ में खोला तो वो तो सिस्टम तो सेफ है। इसके लिए क्या होता है दोस्तों, वो एक वो रोटरी लिमिट स्विच वो यूज करते हैं जो आपका फेंस के साथ में रहता है, उसका NC कॉन्टैक्ट क्लोज होकर के रहता है। आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो वो कंट्रोल सर्किट का जो फेज जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो सिस्टम ट्रिप हो जाता है। अनयूजुअल नॉइजेस, ट्रांसफार्मर में जो नॉइज होता है दोस्तों, उस टाइप की नॉइजेस को जो आपको देखना पड़ता है कि मतलब इसकी मैंने वो लेवल कितना है उसका लोड के अकॉर्डिंगली, वो हो गया आपका नॉइज, उसको बोलते हैं हमिंग नॉइज। फिर हो गया कि यार्ड में सफिशिएंट लाइट है कि नहीं है, अनवांटेड वेजिटेशंस, कई सारे बार वहाँ हम लोग देखते हैं कि मतलब पेड़ पौधे घेर जाते हैं, तो वो सबको कटिंग करना है। फिर हो गया डेंजर प्लेट, वो बराबर जगह में बना है कि नहीं बना है। चेकिंग पॉइंट्स ड्यूरिंग फॉल्ट अटेंडेंस। फॉल्ट अटेंडेंस के टाइम में दोस्तों सम मैं पूरा उसको लिखा हूँ, आप शायद यही चीज़ भूलिएगा। सम ऑफ द कॉमन फेलियर्स ऑकर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आर वाइंडिंग फेलियर लाइक डाइलेक्ट्रिक फॉल्ट, copper resistance thermal losses, mechanical fault in the winding distortions, bushing failure, tap changer failure, core failure, tank failures, protection system failure and the cooling systems failure। दोस्तों कूलिंग सिस्टम फेलियर ये होता है जो उसमें रेडिएटर लगा रहता है, आप उसको रेडिएटर को थॉरोली चेक करिएगा, क्योंकि उसमें कई सारे जगह में ऑयल लीकेजेस बहुत मामूली चीज़ है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा वो ट्रांसफार्मर की टैंक का जो बॉटम वाला पार्ट है वहाँ से हो रहा है या आपका रेडिएटर से हो रहा है, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और चेकिंग ड्यूरिंग द फॉल्ट अटेंडेंस ये हो गया चेकिंग क्लीनिंग ऑफ द ऑल द मेन कॉन्टैक्ट्स, क्लीनिंग ऑफ ऑल कवर्स, आर्क सील्स, ये आपका जो AB स्विच के बारे में हो गया। चेकिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल कंट्रोल वायरिंग एंड एसोसिएटेड फिटेड कंपोनेंट्स, टेस्टिंग मैकेनिकल ऑपरेशंस एंड द रीइंस्टेट द कवर्स एंड द आर्क एक्सटिंग्विशिंग सील्ड एंड फेस टू फेस एंड फेस टू अर्थ का मेजरमेंट्स। एंड सबसे लास्ट है प्रायोरिटाइज द ह्यूमन सेफ्टी फर्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी। बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मीट करेंगे। थैंक यू अगेन।